तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करते हैं ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की। बिना किसी पक्षपात के आज हम इस विशाल प्रोजेक्ट के स्केल, इसके रणनीतिक तर्कों और आलोचकों द्वारा उठाई जा रही उन गंभीर चिंताओं को डिकोड करेंगे जिन पर काफी बहस हो रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर आधुनिक विकास और हमारी प्रकृति के बीच के एक बहुत बड़े टकराव को सामने लाता है। शुरुआत जरा इस नंबर से करते हैं, 6 करोड़ 60 लाख। जरा सोचिए, इतने सालों से विशालकाय लेदरबैक सी टर्टल हमारी धरती पर सरवाइव कर रहे हैं। मतलब डायनासोर के खत्म होने से लेके आज तक। ये नंबर हमें उस बेहद प्राचीन और नाजुक इकोसिस्टम की याद दिलाता है जो आज विकास की इस तेज दौड़ में कहीं ना कहीं दांव पे लगा है। अब इस पूरे जटिल मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक प्राचीन द्वीप का इकोसिस्टम। दूसरा, मेगा प्रोजेक्ट के अंदर की बातें। तीसरा, इसका जियोपॉलिटिकल पहलू। चौथा, पर्यावरण की कीमत। पांचवां, मानवाधिकार की चिंताएं। और छठा, रणनीतिक दावों की असलियत। तो आइए तथ्यों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, एक प्राचीन द्वीप का इकोसिस्टम जो इन लेदरबैक कछुओं का घर है। ग्रेट निकोबार का ये जो गैलाथिया बे है ना, ये भारत में इन विशाल लेदरबैक कछुओं का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है। और चिंता की बात यह है कि सोर्स बताते हैं इनमें से 90% नेस्टिंग साइट्स अब पूरी तरह खत्म होने के खतरे में है। ये बात इसलिए भी डराती है क्योंकि पिछले 3 जनरेशंस में ही इन कछुओं की आबादी पहले ही 40% तक गिर चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर आखिर है क्या। अगर हम इस सरकारी प्लान को देखें तो इसमें मुख्य रूप से 4 बड़ी चीजें शामिल हैं। एक विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, सेना और आम नागरिकों दोनों के लिए एक डुअल यूज एयरपोर्ट, 450 MVA का एक पावर प्लांट और एक बहुत बड़ी कमर्शियल टाउनशिप। बताया जा रहा है कि इस टाउनशिप में करीब 3.5 से 6.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है उसे 2028 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस सब की अनुमानित कीमत 81,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 116 स्क्वायर किलोमीटर के इस छोटे से आइलैंड एरिया पर इतना भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। ये अकेला आंकड़ा ही बता देता है कि ये प्रोजेक्ट कितने विशाल स्तर का है। और यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, जियोपॉलिटिकल विसाद, यानी समुद्री प्रभाव का मुकाबला। आखिर इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है? प्रोजेक्ट के पक्ष में सबसे बड़ा रणनीतिक तर्क ये दिया जाता है कि चीन का लगभग 75 से 80% इंपोर्टेड तेल इसी रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। तो सरकार का तर्क ये है कि ग्रेट निकोबार में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाकर भारत इस बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग की निगरानी कर सकता है या फिर जरूरत पड़ने पर इसे चोक भी कर सकता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट? तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, इस प्रोजेक्ट की इकोलॉजिकल कीमत। अब यहाँ आंकड़ों का एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला अंतर देखने को मिलता है। सरकारी अनुमान कहता है कि कुल अंडमान और निकोबार के क्षेत्रफल का केवल 1.82% जंगल ही कटेगा और करीब 7.11 लाख पेड़ हटाए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर हम सिर्फ ग्रेट निकोबार के नजरिए से देखें तो ये वहाँ के 15% जंगल का नुकसान है और करीब 1 करोड़ पेड़ कट सकते हैं। आलोचक बार बार याद दिलाते हैं कि ये 100 साल पुराने पेड़ असल में हमारे प्राकृतिक एयर कंडीशनर हैं। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है। सरकारी प्लान कहता है कि वो 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज को सुरक्षित कहीं और शिफ्ट कर देंगे। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरल रीफ्स को इस तरह शिफ्ट करना अभी तक प्रूवन नहीं है। कुछ विशेषज्ञों ने तो इसे साइंटिफिक मैडनेस यानी वैज्ञानिक पागलपन तक कह दिया है। अगर हम सोर्स द्वारा दी गई टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें काफी तेजी से बदलती दिखती हैं। 1997 में जिस गलाथिया बे को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था उसे जनवरी 2021 में अचानक डी नोटिफाई कर दिया गया। आलोचकों का आरोप है कि उसी साल आधिकारिक नक्शों से कोरल्स को भी हटा दिया गया ताकि विकास का रास्ता साफ हो सके और 2028 तक प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू हो जाए। चलिए अब इस प्रोजेक्ट के एक बहुत ही संवेदनशील पहलू की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 5वां हिस्सा, मानवाधिकार की चिंताएं और शोम्पेन जनजाति। 29 ये महज कोई रैंडम नंबर नहीं है। 2011 के सेंसस के मुताबिक बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने वाले शोम्पेन आदिवासियों की आबादी सिर्फ 29 दर्ज की गई थी। जरा सोचिए, इनका इम्यून सिस्टम बाहरी दुनिया की बीमारियों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में लाखों बाहरी लोगों के वहां बसने से इन पर संक्रमण का कितना बड़ा और जानलेवा खतरा हो सकता है।
और बिल्कुल इसी वजह से ये बहस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं रह जाती। सर्वाइवल इंटरनेशनल और 13 अलग-अलग देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट इस जनजाति के लिए एक डेथ सेंटेंस साबित हो सकता है, क्योंकि अगर उनका जंगल खत्म हो गया तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सोर्स ये भी बताते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कई कानूनी कमियां छोड़ी गई हैं। आलोचकों का दावा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ठीक से फॉलो नहीं किया गया, जैसे कि सब डिविजनल कमेटी में जो आदिवासी सदस्य होने चाहिए थे वो नहीं थे। ग्राम सभा की जो मंजूरी ली गई उसमें असली निवासियों को ही दरकिनार कर दिया गया और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की इतनी बड़ी स्टडी को सिर्फ 6-7 दिन में जल्दबाजी में पूरा कर दिया गया। अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उन रणनीतिक दावों की असलियत को परखेंगे जिन पर यह पूरा प्रोजेक्ट टिका है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि स्ट्रेट असल में होता क्या है। ये पानी का एक संकरा रास्ता होता है। अब आलोचकों का भौगोलिक तर्क ये है कि मलक्का स्ट्रेट के जो असली संकरे रास्ते यानी चोक पॉइंट्स हैं वो तो सिंगापुर और मलेशिया के पास हैं, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। तो फिर ग्रेट निकोबार से बैठकर उस रास्ते को चोक करने वाला तर्क आखिर कितना सटीक बैठता है? और ये सोचना कि चीन व्यापार के लिए पूरी तरह से सिर्फ एक ही रास्ते पर निर्भर है, शायद पूरी तरह से सच नहीं है। म्यांमार की पाइपलाइन से लेकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीधे यूरोप तक जाने वाली ट्रेनें और आर्कटिक जैसे दूसरे समुद्री रास्ते, चीन के पास ढेरों विकल्प हैं। आलोचकों का मानना है कि इन विकल्पों के होने से वो जो मलक्का स्ट्रेट वाली डिफेंस थ्योरी थी वो काफी कमजोर पड़ जाती है। इन सब के आखिर में सोर्स एक बहुत बड़ा दावा सामने रखता है। क्या आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट में कमर्शियल कैसीनो, रिजॉर्ट्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स बनाने की भी बात कही गई है? और तो और 11 बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों ने इसमें अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। इन्हीं सब बातों को देखकर आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क बड़े पैमाने पर होने वाले कमर्शियल फायदे और कॉर्पोरेट हितों को छुपाने का सिर्फ एक मुखौटा तो नहीं है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या इन विशाल मेगा प्रोजेक्ट से मिलने वाले रणनीतिक और आर्थिक फायदे कभी भी उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं जो हमारे प्राचीन इकोसिस्टम और वहां के मूल निवासियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? ये आधुनिक विकास की वो कीमत है जिस पर आज गंभीरता से विचार करना बेहद जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।